नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन काय चिकित्सा डिपार्टमेंट। आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा जिस पे हम चर्चा करेंगे न्यूमोनिया पे। तो आइए हम सब न्यूमोनिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज न्यूमोनिया। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। Pneumonia is a lung infection caused by microbes resulting inflammation। न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया एक टाइप का लंग इन्फेक्शन है जो कि माइक्रोब्स किसी भी टाइप का हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म that causes pneumonia or resulting in inflammation is called pneumonia. Inflammation brings water in the lung tissues and that extra water makes it harder to breathe। यानी क्या कहना चाहता है कि इन्फ्लामेशन की वजह से लंग टिश्यूज के अंदर एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स को ब्रीथ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। During inhalation, air enters into trachea, then moves down to the bronchi, bronchioles and ends up in alveoli। कि ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर जो होती है वो इस ट्रैकिया से अंदर आती है, और ट्रैकिया से अंदर आने के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड इन द एंड ये जो एल्वेलाई आपको दिख रही है इस एल्वेलाई के अंदर चली जाती है। एल्वेलाइज आर टाइनी बैलून शेप एयर सैक। ये छोटे छोटे बलून शेप जो कि गुच्छे के जैसे दिखते हैं, अंगूर के गुच्छे के जैसे, उनके अंदर एयर जाती है। So what are alveoli? Alveoli are tiny balloon-shaped air sacs that looks like a bunch of grapes। ये आपको दिख रहा होगा कि ये अंगूर के गुच्छों के जैसे दिखती है। That looks like a bunch of grapes which are wrapped up by tiny capillaries where majority of gases exchange happens in the lungs। कि इस जो ये जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वेलाइज होती है, ये चारों ओर से ये छोटी छोटी कैपिलरीज और वेन्यूल्स से घिरी हुई होती है, और इन्हीं कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स के अंदर जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज होता है किसी भी लंग्स में। ऑक्सीजन लीव्स द एल्वेलाई एंड क्रॉसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड CO2 लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्सहेल आउट ऑफ द बॉडी। जैसा कि सबको पता ही है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है एंड CO2 बाहर आती है, तो वो जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो सारी इन एल्वेलाइज के अंदर होता है। अब इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो विथ इनहेलेशन ऑफ एयर देयर आर मैनी मोर माइक्रोब्स विच गेट इनहेल्ड। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेते टाइम हवा के साथ में बहुत सारे माइक्रोब्स भी जो होते हैं वो लंग्स के अंदर जाते हैं। बट वी हैव मैनी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स अगेंस्ट दीज माइक्रोब्स। मैकेनिकल टेक्निक्स होती है इन माइक्रोब्स को बाहर निकालने के लिए, या इन माइक्रोब्स से प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारी मैकेनिज्म्स दी हुई है, जिसमें पहली है कफिंग। कि जब भी कोई फॉरेन मटेरियल सांस के थ्रू हमारी लंग्स के अंदर जाता है तो बॉडी एक गैग रिफ्लेक्स उत्पन्न करती है, जिससे कि कफिंग होती है, खांसता है इंसान, और खांसने की वजह से लंग्स के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल जाता है वो उससे बाहर आने की कोशिश करता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये बच्चा किस तरीके से खांस रहा है। तो ये जो कफिंग होती है उस कफिंग के थ्रू ही कोई भी फॉरेन मैटर जो कि लंग्स के अंदर जाता है वो बाहर आने की कोशिश करता है। दूसरा है म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर। व्हाट इज म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर? जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आगे जाके दो ब्रोंकाइज के अंदर बाइफरकेट होता है। इस ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग जो होती है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। इसका काम क्या होता है कि इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो सीलियाज लगे हुए होते हैं दैट लाइंस द एंटायर एयर एंड मूव्स आउट लार्जर बैक्टीरिया। कि इस जो ट्रेकिया की एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स तक की जो आउटर लाइनिंग होती है, या जैसे हम कह सकते हैं सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, ये इनर मोस्ट लाइनिंग इस म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर से बनी हुई होती है। तो जैसे ही जब कोई बैक्टीरिया इस लाइनिंग के ऊपर आके चिपकता है तो इन सीलियास की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब कि ये अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं, और जैसे जैसे गति करेंगे ये बैक्टीरिया भी यहाँ पे ट्रैप होने के बाद में धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करते हुए म्यूकस के साथ
बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसको म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज, ये स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। फिर चौथा जो मैकेनिज्म होता है वो एल्वेोलर मैक्रोफेजेस दैट प्रेजेंट डीपर इन एल्वेलाई एंड रेडी टू इंगल्फ एनीथिंग दैट कम्स इन देयर, जिसको ये जो एल्वेलाई की मैक्रोफेजेस होती हैं, ये एल्वेलाइज के अंदर पड़ी रहती हैं और जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल अंदर आता है, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे कोई भी टाइप का बैक्टीरिया या माइक्रोब हो, ये उसे पहचान कर इसको इंगल्फ करती है और उसको फैगोसाइटोसिस का काम करती है। इंट्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो बट समटाइम्स सम नेस्टी माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके ऊपर ये किसी भी टाइप के मैकेनिज्म का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें हम नेस्टी माइक्रोब्स बोल सकते हैं। बट समटाइम्स सम नेस्टी माइक्रोब्स माइट सक्सीड एंड स्टार्ट टू कॉलोनाइजिंग इन एल्वेलाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ये एक एल्वेलाई के अंदर पहुंच चुके हैं और ये इसके अंदर पहुंच के कॉलोनी बनाने की शुरुआत करते हैं या कॉलोनी बनाने स्टार्ट कर देते हैं। कॉलोनाइजिंग इन एल्वेलाई एंड ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू सम डिस्टरबेंस इन द अबाउ डिफेंस मैकेनिज्म, कि जो भी हमने पहले के मैकेनिज्म पढ़े, चाहे कफिंग हो, चाहे म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर हो, इम्यूनोग्लोबिन ए की एंटीबॉडीज हो, या फिर इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज हो, या फिर एल्वेलर मैक्रोफेजेस हो, अगर इस डिफेंसिंग मैकेनिज्म में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो एल्वेलाइज के अंदर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। Those microbes simply multiply and invades into the lung tissues that results into inflammatory response। और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं फिर धीरे धीरे इन लंग्स टिश्यूज के इंटरस्टिशियम के अंदर जाके इन्वेड होने लग जाते हैं, इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। टिश्यूज क्विकली फिल्स अप बाय डब्ल्यूबीसी, proteins, fluids, and sometimes RBCs if a nearby capillary gets damaged by inflammatory process। तो जब भी आपको पता होगा कि जब भी कोई पैथोजन या कोई भी फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर इम्यून सिस्टम काम करता है और उस इम्यून सिस्टम की वजह से कि काम करने की वजह से इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। और इन्फ्लामेशन की वजह से जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं उनके अंदर डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स और कभी कभार आरबीसी जो होती है वो उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाती है ताकि वो उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। अब हम देखेंगे कि कॉजिंग फैक्टर्स क्या-क्या है न्यूमोनिया के। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यूमोनिया कॉजिंग माइक्रोब्स, यूजुअली इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। स्पेशली या तो वायरल न्यूमोनिया देखने को मिलता है या फिर बैक्टीरियल न्यूमोनिया देखने को मिलता है, बट कैन आल्सो बी caused by fungi and some special classes of bacteria which are called माइक्रोबैक्टीरियाज। सो वायरसेस कौन कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा, जिसको हम नॉर्मल कॉमन कोल्ड या फ्लू वायरस बोलते हैं, सीएमवी साइटोमेगालो वायरस एंड वेरिसेला जोस्टर। बैक्टीरियाज के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होता है वो 65% न्यूमोनिया कॉज करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब मैक्सिमम न्यूमोनिया के चांसेस, स्पेशली 65% जो न्यूमोनिया के चांसेस होते हैं वो इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से होते हैं। Haemophilus influenza is the second most common cause that causes pneumonia. And Staphylococcus aureus, Klebsiella, Pseudomonas, some special bacteria like Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae, which do not have any cell wall। ये जो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल नहीं होती है। जनरली बैक्टीरिया के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है जिसको उसकी सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन इन माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, क्लेमाइडिया न्यूमोनी एंड लेजनेला न्यूमोनी इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती एंड कॉजिंग एटिपिकल और वॉकिंग न्यूमोनिया बिकॉज दे ऑफन कॉज वेग सिम्टम्स लाइक बुली फॉर्मेशन ऑन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड लेरिंजाइटिस। तो इन कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कान के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बुलस फॉर्मेशन हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी फुंसियां या फोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर लेरिंजाइटिस जो लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फंगस कौन कौन सी होती है कि दीज आर रियरली कॉजिंग न्यूमोनिया। फंगस की वजह से जो निमोनिया होता है वो बहुत रेयरली होता है, बट इनफैक्ट दोज हुज इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है या कोई भी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है उसके अंदर फंगस के द्वारा निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कौन कौन सी फंगस है जो कि निमोनिया कॉज करती है? लाइक कॉक्सीडियो
coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomycosis, cryptococcus, pneumocystic xerovisi, etc. एंड माइकोबैक्टीरिया इसमें है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट कॉजेज टीबी. Okay, now we will ahead to classification of pneumonia. Pneumonia can be categorized by how it is acquired. सबसे पहले हम pneumonia को उस बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि वो किसी भी इंसान को हुआ किस तरीके से है. तो सबसे पहले हम देखते हैं community acquired pneumonia. What is community acquired pneumonia? When a person gets sick outside of the hospital. जब हमें हॉस्पिटल के बाहर ही, इट मीन्स कि हमें घर बैठे या हम कहीं ऑफिस में है या हम किसी भी ऐसी जगह पर है जहाँ पे हमें न्यूमोनिया होने के चांसेस ज्यादा है, एक्सेप्ट हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के बाहर अगर हमें या किसी भी पर्सन को न्यूमोनिया होता है तो उसे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं. या फिर एनी हेल्थ केयर सेटिंग और पेशेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर लेस देन 2 days. अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है लेकिन उसको एडमिट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हुए हैं, या फिर हॉस्पिटल के बाहर किसी को ऐसे न्यूमोनिया के सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं. दूसरा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया या नोसोकोमियल न्यूमोनिया. When person gets pneumonia for any other condition, he was hospitalized. जब किसी पर्सन को कोई भी टाइप की बीमारी हो जाती है और बीमार होने पर्सन जो होता है वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है. तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान अगर वो पेशेंट एडमिट है और उसी दौरान उस पेशेंट को किसी भी टाइप का न्यूमोनिया हो जाता है तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं. Why? Because serious type, it is a serious type of pneumonia because sick patients have weakened immunity. क्योंकि जो पेशेंट सिक है ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी इम्यूनिटी कुछ मात्रा में डाउन होती है और इस वजह से जो भी न्यूमोनिया होगा उसको वो उसके लिए बहुत ज्यादा फेटल होगा. एंड हॉस्पिटल माइक्रोब्स आर ऑफन मोर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. क्योंकि जो भी माइक्रोब्स हॉस्पिटल के अंदर है, हॉस्पिटल में क्या चलती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स चलती है जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने में हेल्पफुल होती है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो उन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं. तो इसीलिए जो हॉस्पिटल माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके ऊपर एंटीबायोटिक किसी भी टाइप से काम ही नहीं कर पाती है. इस वजह से भी उन नास्टी माइक्रोब्स की वजह से जो भी न्यूमोनिया होता है वो ज्यादा फेटल होता है. इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं. इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, लाइक मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस. ये जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है ये स्पेसिफिकली मेथिसिलिन टाइप की एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है और इस वजह से जो न्यूमोनिया होता है उसे मर्सा न्यूमोनिया भी बोलते हैं. रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, मेनी एंटीबायोटिक्स एंड हार्डर टू ट्रीट. Now move ahead. Third is ventilator associated pneumonia. What is ventilator associated pneumonia? It is a subtype of hospital acquired pneumonia because ventilator है, ventilator हमें कहाँ ज्यादा यूज में देखने को मिलता है, किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू में. और आईसीयू में क्या होता है, सब टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं एंड डेवलप्स व्हेन अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द वेंटिलेटर. ईटी ट्यूब कैन बी फिल्म्ड बाय माइक्रोब्स एंड प्रोटीन्स व्हिच इज कॉल्ड एज बायोफिल्म. जब कोई सिक पेशेंट है, किसी को वेंटिलेटर लगाने की नीड होती है तो उस वेंटिलेटर को लगाने के बाद कुछ टाइम में उसके ऊपर जो वेंटिलेटर की जो भी ईटी ट्यूब होती है उस ईटी ट्यूब के अंदर एक माइक्रोब्स की फिल्म बनने लग जाती है और प्रोटीन्स की फिल्म भी बनने लग जाती है जिसको हम बायोफिल्म बोलते हैं. एंड वेंटिलेटेड पर्सन कांट कफ बिकॉज वो सीडेटेड होता है, पेशेंट को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए पेशेंट को हमेशा सीडेशन पर रखते हैं वेंटिलेटेड पर्सन को. तो उस वजह से पेशेंट जो होता है वो खांस भी नहीं पाता है. सो पेशेंट कांट कफ एंड दे आर सीरियसली इल पेशेंट है, इसी वजह से उसको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी है. सो ओवर द टाइम दिस बायोफिल्म माइक्रोब्स कैन एंटर इनटू द लंग्स एंड कॉज pneumonia. Fourth is aspiration pneumonia. When something gets stuck in our windpipe, then gag reflex activate. जब भी हमारे गले में कुछ अटकता है like this, कि जब नॉर्मली क्या होता है कि खाना जो होता है वो विंड पाइप के पीछे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर जाता है, लेकिन कभी कभार ईसोफेगस में न जाकर के वो एपिग्लॉटिस के थ्रू विंड पाइप के अंदर चला जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए गैग रिफ्लेक्स होता है जो कि एक्टिवेट होता है एंड वी कफ आउट द फॉरेन मटेरियल. बट दीस गैग रिफ्लेक्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय ब्रेन इंजरी. लेकिन अगर किसी को मान लो किसी भी टाइप की कोई ब्रेन इंजरी हो गई हो
और ड्रग्स लाइक अल्कोहल, बहुत ज्यादा पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन करता है और स्वेलोइंग इश्यूज हो, तो वो गैग रिफ्लेक्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। गैग रिफ्लेक्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, सो इन दिस केस फॉरेन मटेरियल कैन बी स्टक डाउन इन द एयर, विंड पाइप के अंदर नीचे जाके वो फॉरेन मटेरियल जो होगा वो अंदर जाके अटक सकता है। एंड दैट फॉरेन मटेरियल इज फुल ऑफ माइक्रोब्स, और जो फॉरेन मटेरियल होगा वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा माइक्रोब्स होंगे, एंड कॉजिंग न्यूमोनिया विच इज कॉल्ड एस्पिरेशनल न्यूमोनिया। फॉरेन बॉडीज लाइक ड्रिंक्स, फूड्स एंड गैस्ट्रिक कंटेंट्स, किसी भी टाइप का हो सकता है। गैस्ट्रिक कंटेंट्स लाइक जो भी पेट के अंदर की चीजें होती है वो कभी कभार बाहर आने, गैग रिफ्लेक्स के थ्रू या वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आती है, लेकिन अगर बेड रिडन पेशेंट है तो वो सारी वॉमिटस जो होती है वो बाहर नहीं आके वापस विंड पाइप के थ्रू उसके लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है, जिसको अपन एस्पिरेशन न्यूमोनिया बोलते हैं। अदर क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं कि अदर कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूमोनिया इज ऑन द बेसिस वेयर द न्यूमोनिया इज, यानी लंग्स के किस पार्ट के अंदर न्यूमोनिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज ब्रोंको न्यूमोनिया। व्हाट इज ब्रोंको न्यूमोनिया? इन्फेक्शन दैट कैन बी थ्रू आउट द लंग्स इन्वॉल्विंग ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। लाइक ये ब्रोंको न्यूमोनिया जो है ये इस पूरे मीन्स लंग्स को पूरे को इन्वॉल्व कर रहा है। दोनों लंग्स में कहीं पे भी न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, उसको अपन ब्रोंको न्यूमोनिया बोलते हैं। व्हाट सेकंड इज लोबर न्यूमोनिया। इन्फेक्शन कॉज्ड कंप्लीट कंसोलिडेशन ऑफ द होल लोब ऑफ द लंग बिकॉज ऑफ द फ्लूइड। स्पेसिफिकली राइट लंग में 3 लोब्स होती है, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती है। तो स्पेसिफिकली किसी एक लोब के अंदर अगर न्यूमोनिया का कंसोलिडेशन होता है, न्यूमोनिया की वजह से किसी एक लोब के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, तो उस कंडीशन को लोबर न्यूमोनिया बोलते हैं, मोस्टली कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी जो लोअर लोब है, राइट लंग की जो लोअर लोब है, उसके अंदर ही फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, इसलिए इसको अपन लोबर न्यूमोनिया बोलेंगे। नाउ थर्ड इज एटिपिकल और इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। इन्फेक्शन इज जस्ट आउटसाइड द एल्वेलाई कॉल्ड इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग। कि ये जो इंटरस्टिशियम होती है, इंटरस्टिशियम, व्हाट इज इंटरस्टिशियम? की एल्वेलाई के अलावा जो भी लंग्स का पार्ट होता है जहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, और जो कि एल्वेलाइज एंड गैसियस पाथ को सपोर्ट करता है, उसको अपन लंग्स के इंटरस्टिशियम बोलते हैं। और उस लंग्स के इंटरस्टिशियम के अंदर अगर ये सारा न्यूमोनिया का सारा पैथोलॉजी होती है तो उसको अपन इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया बोलते हैं। लाइक देख सकते हैं इसने भी एक तरीके से पूरे लंग को कंसोलिडेट किया हुआ है, लेकिन ये एल्वियोलाइज या ब्रोंक्यूल्स के अंदर ना होकर इसके बाहर की और इंटरस्टिशियल टिश्यूज के अंदर देखने को मिलता है। नाउ स्टेजेस ऑफ लोबर न्यूमोनिया। स्पेसिफिकली लोबर न्यूमोनिया के अंदर कुछ स्टेजेस देखने को मिलती है जो अपन आगे पढ़ेंगे कि लोबर न्यूमोनिया हैपेंस इन स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड कंजेशन स्टेज। लाइक पहले ही 1 या 2 दिनों के अंदर ये स्टेज देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स एंड एल्विलाई स्टार्ट टू फिल अप विद एक्सेस फ्लूइड, कि जो भी एक्स्ट्रा एल्विलाइज होती है, उन एल्विलाइज के अंदर जब कोई फॉरेन मटेरियल लाइक कोई माइक्रोब गया, उस माइक्रोब्स के ऊपर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगी। उस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा वो स्टार्टिंग के 1 या 2 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, और इसको अपन कंजेशन स्टेज बोलते हैं। नाउ सेकंड इज रेट हिपेटाइजेशन स्टेज। व्हाट इज रेट? ये उसके बाद 3 के 4 दिनों के अंदर देखने को मिलता है। व्हेन एक्सुडेट्स like RBCs, neutrophils and fibrin protein fill up the air space and making them more solid। जब एल्वियोलाइज के अंदर ये सारे के सारे एक्सुडेट आके इकट्ठा हो जाते हैं, फिर 3 से 4 दिन के बाद में ये ठोस होने लग जाते हैं, इसको अपन रेड हिपेटाइजेशन स्टेज बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ लिवर लाइक अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ एक्सुडेट। एक्सुडेट का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की प्रेजेंस की वजह से उस एक्सुडेट का कलर रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है। और रेडिश ब्राउन कलर अपने बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन है जिसको अपन लीवर और बोलते हैं। और उस लीवर को हम एक हिपेटिक कंडीशन के अंदर बोलते हैं, इसलिए इस कंडीशन को रेड हिपेटाइजेशन स्टेज कहा जाता है। इसका लीवर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लीवर के जैसे कलर अपीयरेंस होने की वजह से ही, एक्सुडेट का कलर एक लीवर के कलर की जैसा होने की वजह से इसको सिर्फ रेड हिपेटाइजेशन स्टेज बोलते हैं। इसका लीवर से कोई लेना देना नहीं।
नाउ द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड ग्रे हिपेटाइजेशन। जब रेड हिपेटाइजेशन था जिसमें बहुत सारे आरबीसीज, प्रोटीन, न्यूट्रोफिल्स एंड बहुत सारे अदर चीजें थी उन एक्सुडेट्स के अंदर, जब वो एक्सुडेट धीरे धीरे खत्म होने की स्टेज में होता है सो कलर चेंज होने लग जाता है, उसका रेड से ग्रे होने लग जाता है। क्यों? बिकॉज आरबीसी इन एक्सुडेट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, वो आरबीसी धीरे धीरे टूटने लग जाती है, इसलिए उसका कलर रेड से ग्रे होने लग जाता है। इसको ग्रे हिपेटाइजेशन बोलते हैं। एंड स्टिल हिपेटाइजेशन का मतलब ये नहीं, इसका लीवर से कोई लेना देना नहीं। इट हैपन्स अराउंड डेज 5 to 7 एंड लंग्स आर स्टिल फर्म। फर्म क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक्सुडेट प्रेजेंट है। एंड द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड रेजोल्यूशन स्टेज, हैपन्स अराउंड डे 8 एंड कंटिन्यू टिल 3 वीक्स के 8वें दिन से स्टार्ट होकर के 3 वीक तक ये स्टेज चलती है। क्या होता है इसके अंदर? एक्सुडेट गेट्स डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, जो भी एल्विलाइज एंड एयर स्पेस के अंदर जो भी एक्सुडेट जमा हुआ है, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, जो भी इसके अंदर जमा हुई है वो धीरे धीरे एंजाइम्स के कारण डाइजेस्ट होने लग जाती है। फिर उन डाइजेस्टिव मटेरियल को मैक्रोफेज इंजेस्ट करती है और उन सबको खांसी के थ्रू कफ आउट करने लग जाती है। तो ये सारी स्टेजेस हो गई लोबर न्यूमोनिया की। अब अपन आगे देखते हैं क्या होता है स्टेजेस ऑफ लोबर न्यूमोनिया। जैसे कि आपने देखा कि ये हेल्दी लंग है, नॉर्मल लंग है, ये सारी एक हेल्दी एल्वेलाइज है। डे 1 के अंदर कोई भी टाइप का बैक्टीरिया उसके अंदर गया और अंदर जाते ही उसने ये सारा का सारा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट किया और ये सारा एक्सुडेट अंदर आने लग गया। ठीक है, तो फिर तीसरे और चौथे दिन के अंदर ये स्पेसिफिकली एक लोब के अंदर, ये देख सकते हैं आप, एक लोबर न्यूमोनिया का मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक एक लोब के अंदर ये धीरे धीरे आरबीसीज इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है और आरबीसीज की वजह से इसको इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है और लीवर के जैसी अपीयरेंस होने की वजह से इसको रेड हिपेटाइजेशन स्टेज बोलते हैं। फिर डे 5th एंड 7th के अंदर ये इसके अंदर की आरबीसीज जो होती है वो उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, ब्रेकडाउन होने लग जाता है, जिससे कि उसका एक्सुडेट का कलर रेड से ग्रे में चेंज होने लग जाता है, इसलिए इसको अपन ग्रे हिपेटाइजेशन बोलते हैं। एंड फिर डे 8 to 3rd वीक या 4th वीक के अंदर ये जो भी अंदर का एक्सुडेट होता है ये धीरे धीरे वापस रिजॉल्व होने लगता है। इसके ऊपर इन्फ्लामेटरी सेल्स काम करती है, मैक्रोफेजेस काम करती है, एंजाइम्स काम करते हैं, जो कि इन सबको खत्म करते हैं और धीरे धीरे उन सबको इंगल्फ करके इस पूरे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रिजॉल्व करते हैं, जिसको अपन रिजोल्यूशन स्टेट कहते हैं। नाउ अपन इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। व्हाट इज पैथोलॉजी? कि बैक्टीरिया रिलीज सम एंडोटॉक्सिन दैट इरिटेट्स द एल्वेओलाई दैट लीड्स टू सीक्रेशन ऑफ ल्यूकोट्रिन B4। होता क्या है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली बैक्टीरियल, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से मैक्सिममली 65% टाइप परसेंट का न्यूमोनिया होता है, इसलिए अपन एक बैक्टीरिया को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे कि बैक्टीरिया रिलीजेस सम एंडोटॉक्सिन, कि बैक्टीरिया एयर के थ्रू लंग्स के अंदर गया और लंग्स के अंदर जाके एल्वेलाइज के अंदर जाके बैठ गया तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी? कि ये बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन को सिक्रेशन करते हैं दैट इरिटेट्स द एल्वेलाई। एंडोटॉक्सिन्स की वजह से एल्वेलाई इरिटेट होंगे एंड दैट लीड्स टू सिक्रेशन ऑफ ल्यूकोट्रिन B4। LTB4 मींस ल्यूकोट्रिन B4, causing chemotactic movement of WBC towards infection। What is chemotactic movement? कि जो भी बॉडी की सेल होती है वो एक स्पेसिफिक केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ जाती है या फिर उससे दूर जाती है। इन दोनों चीजों को कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। और स्पेसिफिकली डब्ल्यूबीसी के अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो उस स्पेसिफिक जगह जहां पे वो केमिकल मिल रहा है वहां जाने की कोशिश करती है। तो ल्यूकोट्रिन B4 सिक्रेशन होता है जो कि डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करता है और उस कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से ये सारी डब्ल्यूबीसी वहां पे जाती है जहां पे इन्फेक्शन हुआ है। एंड ल्यूकोट्रिन C4, D4 एंड E4 कॉजिंग वेस्कुलर परमिएबिलिटी। जो भी एल्यूलाइज के चारों ओर की वेसल्स होती है उनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, दैट लीड्स टू फ्लूइड बिल्डअप एंड ब्रोंकोस्पाज्म, लीड्स टू SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये जो भी ल्यूकोट्रिन C4, D4 एंड E4 होते हैं ये वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं। परमेबिलिटी को बढ़ा देने की वजह से वेसल्स के अंदर, माइक्रो वेसल्स के अंदर जो भी फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे एल्वेलाइज के अंदर ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ में ये ब्रोंकोस्पाज्म को भी बढ़ा देती है, जिस वजह से एक तो सांस लेने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ में छाती के अंदर एल्वेलाइज के अंदर फ्लूइड का बिल्डअप होने लग जाता है।
It also activate mast cell that release histamine, which also leads to vascular permeability. हिस्टामिन मास्ट सेल्स जो होती है वो भी एक्टिवेट होती है और मास्ट सेल का मेन काम होता है हिस्टामिन रिलीज करना और हिस्टामिन जो होती है वो वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाती है और जो ऊपर प्रोसेस हुआ था वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से फ्लूइड बिल्डअप होता है इसकी वजह से भी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है जिससे कि फ्लूइड बिल्डअप ज्यादा तेजी से होने लगता है इसके अलावा एल्वेलर मैक्रोफेजेस रिलीजेस सम साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1 एंड टीएनएफ अल्फा tumor necrosis factor alpha that leads to pyrexia and interleukin 8 leads to chemotactic movement of macrophages interleukin 1 and TNF alpha जो साइटोकाइन होता है उनकी वजह से फीवर आता है बॉडी में एंड इंटरल्यूकिन 8 की वजह से मैक्रोफेजेस की कीमोटैक्टिक मूवमेंट और ज्यादा तेज होने लग जाती है लाइक जैसा आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर बताया गया है न्यूमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी लाइक डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन-कौन से थे लाइक इनहिबिशन ऑफ रेजिडेंट एल्वेलर मैक्रोफेजेस अदर इम्यून डेफिशिएंसीज रिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स कफ जिसकी वजह से जो मैंने आपको बताया था कफ की वजह से सारा कुछ बाहर आ जाता है जो भी फॉरेन मटेरियल होते हैं वो रिप्रेस हो गया है एंड म्यूकोसिलियरी इंपेयरमेंट क्योंकि म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर की वजह से ही अंदर गया हुआ फॉरेन मटेरियल अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू बाहर आने लगता है तो इन सारी चीजों की वजह से लोकल एंड सिस्टमिक डिफेंस जो होता है वो फेल हो जाता है फेल हो जाने की वजह से पैथोजेंस जो होते हैं वो लंग्स एंड एल्वेलाइज के अंदर जाके एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं एक्यूमुलेट होने की वजह से इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है इम्यून सिस्टम ट्रिगर होने की वजह से ये सारी की सारी केमिकल मैकेनिज्म होती है जिससे कि एल्वियोलर और इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन होता है और इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन होने की वजह से लीकी एल्वियोलर वॉल्स एंड पल्मोनरी कैपिलरीज की जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं उनकी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है जिससे कि उसके अंदर के जो भी फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे एल्विलाइज के अंदर जाके इकट्ठा होने लग जाता है एंड एल्विलाइज फिल अप विद फ्लूइड प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स एंड ब्लड सेल्स कॉजेज पैथो एंड मैनी पैथोजेंस और इन सब की वजह से गैसेस एक्सचेंज इंपेयर अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं हमें एक न्यूमोनिया के पेशेंट में सबसे पहले देखने को मिलेगा डिस्निया मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि एल्वेलाइज के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से उसका सरफेस एरिया जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है या कम हो चुका है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस वजह से पेशेंट डिस्निया एंड हाइपोक्सिया देखने को मिलता है प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है मींस जब भी वो पेशेंट सांस लेगा एंड छोड़ेगा तो उसकी रिब्स के अंदर एक ऐसा प्रिकिंग पेन देखने को मिलेगा कि जैसे ही वो सांस लेगा तो दर्द होता है उसको अपन प्लूराइटिक चेस्ट पेन बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलती है प्रोडक्टिव कफ मींस जैसे ही वो पेशेंट खांसेगा तो खांसी के साथ में म्यूकस सिक्रेशन देखने को मिलेगा उसके अंदर हमें पस या ब्लडी स्पूटम देखने को मिल सकता है सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक फटीग एंड फीवर देखने को मिल सकता है पेशेंट बहुत ज्यादा थका हुआ होगा क्यों थका हुआ होगा क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति वैसे ही नहीं हो पा रही है पेशेंट डिस्निक है हाइपोक्सिया के अंदर पेशेंट है इसलिए पेशेंट बहुत ज्यादा थका हुआ देखने को मिलेगा एंड फीवर क्यों होगा जैसा हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था इंटरल्यूकिन 1 एंड टीएनएफ अल्फा की वजह से बॉडी के अंदर पायरेक्सिया की स्थिति उत्पन्न होगी फिर टैकिकार्डिया देखने को मिलेगा एंड टैकिपनिया देखने को मिलेगा ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए लंग्स जो होते हैं ब्रेन जो होता है वो लंग्स को ये मैसेज देता है कि बहुत ज्यादा टाइम के अंदर रेस्पिरेशन किया जाए इस वजह से लंग्स जो होते हैं अपनी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देते हैं जिसको टैकिपनिया बोलते हैं और साथ ही साथ में पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हार्ट रेट भी बढ़ जाती है जिस वजह से टैकिकार्डिया देखने को मिलता है इसके अलावा एटिपिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि स्पेसिफिकली कभी कभार देखने को मिलते हैं क्योंकि जनरली ये सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते क्या क्या हो सकता है हेडेक देखने को मिल सकता है नोजिया वॉमिटिंग मिल सकती है डायरिया फटीगनेस मलेज माइल्जिया देखने को मिल सकता है लो ग्रेड फीवर देखने को मिल सकता है सूखी खांसी ड्राई कफ भी देखने को कभी कभार मिल सकता है इसके अलावा हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा जब भी ओपीडी के अंदर या आईपीडी के अंदर पेशेंट आता है तो पेशेंट को हमें सबसे पहले एग्जामिन करना पड़ता है रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज्ड मिलेगी यूजिंग ऑफ असेसरी इंटरकॉस्टल मसल्स पेशेंट को जब हम
इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उसकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स है या जो भी असेसरी मसल्स लाइक स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स है वो भी हमें मूवमेंट करती हुई नजर आएगी। एंड प्लूराइटिक चेस्ट पेन, जब भी पेशेंट सांस लेगा तो वो ऐसा कहेगा कि सांस लेते ही उसको दर्द महसूस हो रहा है, जिसको अपन प्लूराइटिक चेस्ट पेन बोलते हैं। ये सारी चीजें हमें इंस्पेक्शन में देखने को मिलेगी। फिर हम पैल्पेशन पे जाएंगे। सो रेस्पिरेटरी एक्सपेंशन जो होगा वो डिक्रीज्ड यूनिलेटरली एंड इंक्रीज टेक्टाइल फ्रेमिटस देखने को मिल सकता है, कि जिस लंग्स के अंदर इन्फेक्शन, जिस साइड के लंग के अंदर इन्फेक्शन होगा उस साइड की जो चेस्ट कैविटी का एक्सपांशन होगा वो हमें कम देखने को मिलेगा, और जिस साइड की चेस्ट कैविटी में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो उस साइड की चेस्ट कैविटी को जो होगी वो हमें नॉर्मल एक्सपेंशन में देखने को मिलेगी। तो ये हमें पैल्पेशन करने पे पता चलेगा। एंड इंक्रीज्ड टेक्टाइल फ्रेमिटस देखने को मिलेगा हमें जब हम पेशेंट की बैक के ऊपर, जब हम ये हाथ के दोनों तलवों को पैरेलली हम अगर किसी पेशेंट की पीठ के ऊपर रख के अगर हम उसको बोलेंगे एक स्पेसिफिक टर्म लाइक 99, जब हम उसको बोलने के लिए कहेंगे तो हमारी इस सरफेस के ऊपर हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की वाइब्रेशंस देखने को मिलेगी, जिसको हम टेक्टाइल फ्रेमिटस बोलते हैं। इसका एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको अगली वीडियो में जरूर देखने को बताऊंगा। इसके अलावा परकशन किया जाता है। परकशन में हमें डलनेस देखने को मिलेगी। परकशन किस टाइप से करते हैं ये भी मैं आपको आगे की वीडियोस में जरूर बताऊंगा। नाउ ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हमें ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड्स मिल सकती हैं, जिसके अंदर क्रैकल्स, पॉजिटिव ईगोफोनी मिल सकती है, पॉजिटिव ब्रोंकोफोनी मिल सकती है, पॉजिटिव विस्पर पैक्टोरल मिल सकती है। ये सारी चीजें क्या होती है इसके ऊपर हर एक के ऊपर एक एक वीडियो मैं जरूर शेयर करूंगा, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल करते हुए बताऊंगा कि ये किस तरीके से मिलती है, कैसे अपन इसको पता कर सकते हैं। सो ये सारी डायग्नोस्टिक चीजें हो गई जिसको हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ेगा। ब्रोंको न्यूमोनिया को कैसे पहचानेंगे, तो पेशेंट शोज पैची एरियाज विच आर स्प्रेडेड थ्रू आउट द लंग्स। पैचीज एरिया देखने को मिल सकते हैं, लाइक कभी यहाँ कुछ कुछ एरियाज यहाँ है, कुछ एरिया यहाँ है, कुछ एरिया यहाँ है। तो ये ऐसे थ्रू आउट लंग, पूरे लंग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े 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 फैले हुए हैं। लाइक जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लाइक कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। ये पूरा का पूरा ये कुछ पैचेस के अंदर अपन को देखने को मिल सकते हैं। ये लिम्फ नोड्स के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है। ये पूरा एक पैच ऐसे देखने को मिल रहा है, कुछ एक के अंदर यहाँ देखने को मिल रहा है। ये पूरे लंग्स के अंदर ऐसे पैचेस के रूप में पड़े हुए हैं। तो ये जो होता है ये ब्रोंको न्यूमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन आगे चलें, सो एटिपिकल न्यूमोनिया या इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया में क्या होगा, तो पैटर्न इज आल्सो स्प्रेडेड थ्रू आउट द लंग्स। जिस तरीके से ब्रोंको न्यूमोनिया में पूरे लंग्स के अंदर सारा इन्फेक्शन स्प्रेड आउट था, उसी तरह ही इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया में भी पूरे लंग के अंदर ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, बट कंसंट्रेटेड इन पेरी हाइलर रीजन। स्पेसिफिकली इस पेरी हाइलर, ये जो हाइलम होती है लंग्स के अंदर की, इस पेरी हाइलर रीजन के अंदर अपन को ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। एंड जो भी कंसोलिडेशन या ऑपोसिटीज होगी वो रेटिकुलर टाइप, रेटिकुलर मींस जैसे सांप की केचली होती है उस टाइप की रेटिकुलर टाइप्स में अपन को लाइंस देखने को मिलेंगी। लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये रेटिकुलर टाइप्स के अंदर ये पूरे लंग्स के अंदर जो है ये एक रेटिकुलर टाइप के अंदर बना हुआ है। ये देखिए, ये जो भी अपन को एक झिल्ली जैसा नजर आ रहा है, ये झिल्ली जो होती है ये रेटिकुलर टाइप का इन्फेक्शन शो करती है। और ये जो होता है ये स्पेसिफिकली इंटरस्टिशियल निमोनिया में देखने को मिलता है। नाउ लोबर न्यूमोनिया कहते हैं फ्लूइड इज लोकलाइज्ड टू अ सिंगल लोब, जिसको अपन कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चेस्ट एक्सरे में, ये राइट साइड की जो मिडल लोब है, इस मिडल लोब के अंदर ही कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कि जो भी लाइक ये एकदम नॉर्मल है, ये पूरा लंग्स पूरा नॉर्मल है, इसकी जो लोअर लोब है ये भी नॉर्मल है। स्पेसिफिकली इस एक मिडिल लोब के अंदर इस ट्राइंगुलर शेप के अंदर आप देख सकते हैं कि हेजीनेस या ओपेसिटी कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसको अपन
कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। तो ये एक लोबर न्यूमोनिया का रिप्रेजेंटेशन अपन चेस्ट एक्सरे के अंदर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, डायग्नोसिस के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। स्पूटम साइटोलॉजी करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी कफ आएगा, कफ के अंदर किस टाइप के बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है लंग्स के अंदर, उसकी एक पूरी ग्राम स्टेन कल्चर होता है टू डिटेक्ट व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। इसके अलावा स्पूटम के कलर को देख के भी हम पहचान सकते हैं, लाइक रस्टी एंड ब्लड टिंज्ड। अगर स्पूटम आ रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का इन्फेक्शन है। करंट जेली लाइक का अगर स्पूटम आ रहा है तो क्लेब्सिला का इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, सॉरी। एंड फाउल स्मेल आ रही है अगर उस स्पूटम के अंदर, तो एनाएरोब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रखा है। इसके अलावा ग्रीन स्पूटम है तो स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो सकता है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमें इन्फेक्शन की जानकारी सीबीसी से, ईएसआर से, सी रिएक्टिव प्रोटीन के टेस्ट से भी मिल सकती है। ट्रीटमेंट्स के अंदर क्या-क्या किया जा सकता है? एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी चाहिए, कफ सप्रेसेंट को देना चाहिए, क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो खाँसी करने से भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो बार-बार खाँसने से उसके चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, तो उस पेन को सप्रेस करने के लिए, कफ को सप्रेस करने के लिए कफ सप्रेशन देनी पड़ती है। पेन मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहिए, म्यूकोलाइटिक एजेंट स्टार्ट करने चाहिए, ताकि एयर पैसेज के अंदर जो भी म्यूकस फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये गैसेस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उस गैसेस एक्सचेंज वो सही रूप से हो सके, उसके लिए म्यूकस को हटाना ज़रूरी है। इसलिए म्यूकोलाइटिक एजेंट्स का यूज़ करना चाहिए, ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ किया जा सकता है। एंड अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिस्निक है, हाइपोक्सिया के अंदर जा चुका है, तो पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी ज़रूर देनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने न्यूमोनिया को एक तरीके से पूरा समझा। हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, इसके साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में पढ़ा, डायग्नोसिस किस तरीके से किया जा सकता है। डायग्नोसिस में कुछ टेक्निक्स जो होती है वो मैं उसके लिए मैं अलग से धीरे-धीरे वीडियो बनाऊँगा। और ट्रीटमेंट को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बताया है, क्योंकि बीएमएस के लिए जो एग्जामिनेशंस के नज़रिए से देखें तो जो ट्रीटमेंट इनसफिशिएंट होता है मॉडर्न व्यू के अंदर, उसको मैंने एक सफिशिएंट रूप से प्रेज़ेंट करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा हम धीरे-धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीके से हमने आपका न्यूमोनिया का जो टॉपिक है वो एक अच्छे तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और भी ऐसे वीडियोज़ ज़रूर आते रहेंगे। थैंक यू।